किसान भाई बहनों नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आजकल मौसम में परिवर्तन हो रहा है। हर तरफ मौसम में जो एक बदलाव आया है, इससे सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर किसी पे पड़ रहा है तो वो है हमारी कृषि पर। हमारे किसान भाई सबसे ज़्यादा इस मौसम की बदलती तकनीक से प्रभावित पड़ रहे हैं। तो आज का हमारा विषय जो है वो इसी से जुड़ा हुआ है। आज हम जानेंगे सोयाबीन में किस प्रकार से आप अधिक उत्पादन कर सकते हैं, वो भी जलवायु से परिवर्तित लचीली वैज्ञानिक तकनीक के साथ में। और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देंगे हमें वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र से डॉक्टर DS तोमर, राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय उज्जैन से। सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत। नमस्कार। तो हमारे साथ आज डॉक्टर तोमर हैं जो हमें विस्तार से इसके बारे में बताने वाले हैं। सर, परिवर्तन आ रहा है और इस बार तो हमने देखा है कि अप्रैल में बारिश हुई, मई में भी थोड़ी थोड़ी बारिश हुई, मतलब जब गर्मी पड़नी थी तब पड़ी ही नहीं है। इससे सबसे ज़्यादा प्रभाव किसी चीज़ पे पड़ा तो वो हमारी कृषि पर पड़ा। हमारे किसान भाइयों को सबसे ज़्यादा इससे समस्या उत्पन्न हुई है। तो मौसम जो बदल रहा है, इस प्रकार से जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, कृषि पर कितना प्रभाव पड़ रहा है? जी, नमस्कार किसान भाइयों। आज जो हमारा विषय है उससे चर्चा करने से पहले मैं ये बताना उचित समझूंगा कि जो सामान्य तौर पर हम अपने रोज़ की भाषा में जो चर्चा करते हैं, एक होता है मौसम और दूसरा होता है जलवायु। जी। मौसम और जलवायु दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। मौसम वो होता है जो कुछ घंटों के लिए या कुछ सप्ताह के लिए ज़्यादातर कुछ महीने के बीच में जो तापमान है, वायुमंडल में जो परिवर्तन हो रहे हैं, सर्दी है, गर्मी है, ये सब जो पैरामीटर्स में परिवर्तन आता है उसको हम मौसम कहते हैं। लेकिन किसी क्षेत्र की या किसी राज्य की या किसी देश की जो जलवायु होती है वो 1 या 2 दिन के पैरामीटर्स पर निर्धारित नहीं होती है। ये निर्धारित होती है कुछ वर्षों से लेके कई सदियों तक की, और उनमें जो परिवर्तन आता है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी क्षेत्र की जो या किसी देश की जलवायु मतलब गर्म है या ठंडी जलवायु है, ये कैसी है। तो इन सब का जो प्रभाव पड़ता है वो धीरे धीरे हमारे जितने भी जीव हैं, चाहे वो पौधे हों, चाहे वो मनुष्य हों, चाहे जानवर हों, इनकी सब की जो दिनचर्या पर, इनकी लाइफ स्टाइल पे, इनकी अपने जो इनके क्रियाकलाप हैं उस पर पड़ता है। तो निस्संदेह जब हम खेती की चर्चा कर रहे हैं तो चूँकि हमारा पौधा भी एक जीवित वो है, तो उसके भी क्रियाकलापों में प्रभाव पड़ता है, और इस कारण से हमारी खेती में नई नई तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल। अब जी। जैसे आपने बताया कि सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो सभी पे पड़ता है, मनुष्यों पे भी पड़ता है, पेड़ पौधों पे भी पड़ता है। हम ये जानना चाहेंगे, हमारे किसान भाई भी जानने को उत्सुक होंगे कि किस प्रकार से कृषि पर इसका प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, जैसा कि मैं कह रहा था कि जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, आखिर किसान भाई ये भी जानना चाहेंगे कि जलवायु में परिवर्तन क्यों हो रहा है। जी। हमारी जलवायु में परिवर्तन इसलिए हो रहा है, आपने सुना होगा ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। ग्रीन हाउस गैसेस का मतलब हुआ ऐसे गैसेस जिनके उत्सर्जन के कारण हमारे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। सबसे पहली गैस जो सबसे ज़्यादा हम लोग सुनते हैं और सब लोग जानते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन और हमारी खेती से इसका क्या संबंध है। खेती बिना ऊर्जा के नहीं हो सकती। ऊर्जा में हमको ट्रैक्टर चलाना है तो डीजल का, पेट्रोल का, इन सब को हमको खर्चा करना पड़ता है, और चूंकि ये फॉसिल फ्यूल्स होते हैं और इनके जलने के बाद इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। और इसी प्रकार धान की खेती जहाँ होती है, पहले जो परंपरागत खेती होती थी उसमें पानी भर के पडलिंग करके किया जाता था, उससे मीथेन गैस निकला करती थी। इसी प्रकार हमारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे नाइट्रस ऑक्साइड निकलती है। और सबसे अधिक जो होता है, जैसे पानी है, पानी हमारी इसके लिए जो खेती के लिए आवश्यक है सिंचाई के रूप में, लेकिन जब ये वाष्पित होती है तो वाष्प की जो लेटेंट हीट होती है वो हमारे पानी, गर्म पानी और गर्म भाप में जो अंतर होता है, अच्छा, ठीक वही अंतर इसमें देखने को भी मिलता है। धान में भी सर ऐसा होता है ना? धान में भी मीथेन रिक्वायर्ड होती है या निकलती है? धान के खेती में मीथेन निकलती है। जो हमारे आज ये बात की जा रही है पूरे देश में, सरकार के द्वारा भी कहा जा रहा है कि आप प्राकृतिक खेती करिए, और उसमें हमारी जो नस्लें हैं पशुओं की, वो हमारी विदेशी नस्लों की अपेक्षा हमारी जो देसी नस्लें उनको रखिए। कारण यह है कि जो विदेशी नस्लें हैं जिनके जैसे आपने देखा होगा गाय के पीठ पे कुबड़ होता है। हाँ। तो विदेशी गाय के पीठ पे कुबड़ नहीं होता है। तो जो जिनमें कुबड़ नहीं होता है वो जब अपना भोजन करती हैं, जुगाली करने के बाद उनके आर्डर में से
जो मीथेन गैस निकलती है। अच्छा। तो इसीलिए कहा जाता है कि हम यदि अपने परिवेश में पशुपालन भी हमको करना है तो देसी हमें गाय को देसी अपनाएं। देसी गायों बिल्कुल, को ही बिल्कुल। हमको अपनाना चाहिए। बिल्कुल। तो अब इन सब के कारण क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण तापमान बढ़ रहा है, और जब तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा कि सबसे पहले होगी कि हमारी जो उत्पादकता है, या जो हम वैरायटीज़ आज किसी भी फसल के उपयोग कर रहे हैं उसकी उत्पादकता में कमी आएगी। दूसरी चीज़ होगी कि पानी का पैटर्न चेंज हो रहा है, बरसात का पैटर्न चेंज होता जा रहा है। अब आप देखेंगे कि जैसे किसी समय में कहा जाता था भारत में कि चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा होती है, बिल्कुल। लेकिन आज स्थिति यह हो गई है कि चेरापूंजी में गर्मी में कुछ मोहल्लों में जैसे हमारे यहाँ टैंकर से पानी दिया जाता है, सही बात है। वैसा ही पानी की व्यवस्था वहाँ करनी पड़ रही है। तो ये मौसम के में जो परिवर्तन आया, क्लाइमेट में जो चेंज आया है, अब ये देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे हम पश्चिम की ओर बढ़ेंगे हमारी वर्षा की वो जो क्या कहते हैं तो मात्रा है वो बढ़ेगी और पूर्व में कम होती जाएगी। तो हम चूँकि पश्चिमी क्षेत्र में रह रहे हैं, चाहे हमारा पश्चिमी राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, यहाँ कुल वर्षा तो बढ़ेगी, लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कभी भी सामान्य नहीं रहेगा। किसी समय बहुत अधिक वर्षा हो जाएगी तो उससे भी नुकसान होगा, और इसका कुल मिला के जो खेती पर प्रभाव पड़ेगा कि पानी एक साथ गिरा और बह के चला गया नदियों में, नालों में, हमारी खेती के लिए उपलब्ध नहीं हुआ, तो पानी की भी कमी हो जाएगी। तो इस प्रकार कुल मिला के हमारी खेती की उत्पादकता पे इसका विपरीत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक। बिल्कुल। अब जैसा हमारा विषय है, हम विषय ही लेके बैठे हैं कि सोयाबीन में किस प्रकार से अधिक उत्पादन करना है, तो मौसम परिवर्तन से कैसे हम सोयाबीन को बचा सकते हैं? जी जी, किसान भाइयों देखिए, हमारे जो हम जितनी भी खेती करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हम अपने पूरे देश के लिए, पूरी पृथ्वी पर जितने मनुष्य हैं उनके खाद्य की सुरक्षा कर सकें। जी। पूरे विश्व में कुल 10 ऐसी फसलें हैं जो हमारी खाद्य आपूर्ति के 83% की पूर्ति करती हैं। उसमें से धान है, चावल है, अपना गेहूं है, मक्का है, ज्वार है, और सोयाबीन भी है, तिलहन में, शुगर केन है। ये सब फसलें 83% की पूर्ति करती हैं। अब सोयाबीन की यदि हम बात करें तो विश्व में सोयाबीन का जो कुल रकबा है वो 117 मिलियन हेक्टर है, और 310 मिलियन हेक्टर का इसका उत्पादन होता है। भारत देश में ये सन 60 के दशक में इसका यहाँ पे लाया गया था तेल उत्पादन के लिए, और आज की स्थिति है कि भारत की जो उत्पादकता है वो 10 कुंटल से 12 कुंटल प्रति हेक्टर के बीच में है, जबकि जो विकसित देश हैं उनके यहाँ जो औसत उत्पादकता है वो 26 कुंटल के लगभग आती है। अब जो हमारे देश में जो जहाँ जहाँ सोयाबीन होती है, जैसे कि हम जानते हैं हमारा मध्य प्रदेश में, बिल्कुल, मध्य प्रदेश को सोयाबीन राज्य कहा जाता है। बिल्कुल। इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ के सबसे अधिक रकबा भी है और सबसे अच्छी उत्पादकता भी है। यदि मैं पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करूँ तो हमारा उज्जैन जिला जो है, यहाँ की औसत उत्पादकता लगभग 14 कुंटल के आसपास है, जो कि राष्ट्रीय औसत उत्पादकता से अधिक है। क्या बात है। तो और मध्य प्रदेश के अलावा जो हमारे निकट के जो प्रदेश हैं, विशेष रूप से महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है और राजस्थान है, यहाँ पर भी सोयाबीन का काफ़ी अधिक रकबा होता है। कुल मिला के ये पश्चिम और निचले जो हमारे पेनिनसुलर एरिया है वहाँ पर ही सोयाबीन की खेती होती है, और यहाँ पर जो मृदा पाई जाती है, जो मिट्टी पाई जाती है, उसमें जो समस्याएं आती हैं उसके कारण ही किसानों को नई तकनीक अपनाने के लिए हम लोग सलाह देते हैं। आप जानते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ भी सोयाबीन होती है वो वहाँ पे हल्की काली मिट्टी होती है, और ये काली मिट्टी को हम टेक्निकली इसको वर्टिसॉल्स कहते हैं, और इन वर्टिसॉल्स की खासियत ये होती है कि इसमें क्ले की मात्रा अधिक होती है, और जहाँ कहीं भी क्ले की मात्रा अधिक होगी तो आप देखेंगे उसमें चिकनाहट जो ज़्यादा होती है, और उसमें एक खासियत होती है कि वो पानी का अवशोषण तो खूब सारा कर लेती है, लेकिन जब एक बार पानी अवशोषित हो गया उसके बाद उसके जो छिद्र होते हैं मिट्टी में वो बंद हो जाते हैं, और उसके बाद यदि पानी बरसता है तो या तो वो बह के चला जाएगा या किसान के खेत में भर जाएगा, और उसके कारण उसकी उत्पादकता में या उसकी फसल पूर्णतः नष्ट होने की संभावना बनती है। सर, आपके वर्णन में दो बातें जो मुझे समझ में आई कि एक तो काली मिट्टी में सोयाबीन का अच्छा होता है, तो एक चीज़ तो ये है सर कि पूरे मध्य प्रदेश में सोयाबीन का अच्छा रकबा रहा है, लेकिन गत वर्षों में देखा जाए तो सोयाबीन, जो कि मध्य प्रदेश का राजगढ़ कहा जाता था कि सोयाबीन सबसे ज़्यादा अगर कहीं होता है तो मध्य प्रदेश में होता है, वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। क्या ये भी मौसम परिवर्तन की वजह से ही हुआ है? ये पिछले 2-3 सालों में ऐसा देखा गया है कि सामान्यतः जो हमारा मानसून है वो 15 जून के आसपास आ जाता है और 30 सितंबर तक रहता है। बिल्कुल। लेकिन पिछले कुछ सालों में देखा कि कई बार वो समय से पहले आ गया या कई बार समय के काफ़ी बाद आया।
उसके कारण क्या है, किसानों की बोनी प्रभावित होती है। और आखिरी में ये देखा गया है कि नॉर्मली सितंबर के बाद बारिश नहीं होती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से ये देखा गया है कि अक्टूबर के या 15 अक्टूबर या 20 अक्टूबर तक भी बारिश हुई है। तो ऐसी स्थिति में चूँकि किसान पुरानी ही वेराइटी उसको लगाते आ रहे हैं, या जो अर्ली वेराइटीज थी 85 से 90 दिन में पक जाती थी, और उनको यदि लेट समय तक पानी मिलता रहेगा तो वो उनमें या तो वो काटना मुश्किल हो जाएगा, उनमें सड़न पैदा होगी। दूसरा, मौसम के परिवर्तन के कारण कीटों को जो प्रकोप होता है, जो जिनको हम कहते हैं बायोटिक फैक्टर्स, जिसमें कीट हैं, बीमारियां हैं, इनका भी प्रकोप पिछले कुछ समय में देखा गया है, और इसके कारण हमारे उत्पादकता में कमी आई है। या उत्पादकता में जहाँ कमी नहीं आई वहाँ पे एक ठहराव आ गया है कि 10 से 12 कुंटल से अधिक नहीं उत्पादन हो रहा है, किसान की लागत भी बढ़ रही है, सब कुछ होने के बाद भी उसको वो उत्पादकता और वो फ़ायदा नहीं मिल रहा है जो कि उसको अपेक्षा करता है। बिल्कुल। मौसम से, तकनीक से जुड़ा हुआ, जलवायु से जुड़ा हुआ हमारा ये विषय है। साथ ही हम इस विषय में ये भी जानेंगे कि किस प्रकार से हम सोयाबीन का उत्पादन बढ़ा सकें। चर्चा अभी लंबी है, जारी रहेगी एक छोटे से अंतराल के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। साल के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और आज का जो हमारा विषय है वो है सोयाबीन में अधिक उत्पादन हेतु जलवायु लचीली वैज्ञानिक तकनीक। और विषय पे विस्तार से जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर DS तोमर जी। हम अंतराल से पहले सर ये जान रहे थे कि मौसम की वजह से या जलवायु परिवर्तन की वजह से सोयाबीन का जो रकबा है उस पर प्रभावित हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि प्रभावित तो हो गया है, हम चाहते हैं कि किसान भाई जो है वो उत्पादकता बढ़ाएं। हमारा विषय भी यही है कि किस प्रकार से हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो इसके बारे में कुछ बताइए कि कौन सी ऐसी वैज्ञानिक तकनीकें हैं जो कि हमारे किसान भाई अपना सकते हैं। देखिए किसान भाई, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि मौसम के परिवर्तन तो जो हुआ है कुछ हमारे हाथ में है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर हैं। जी। जो कंट्रोल के बाहर है तो उसमें जो मोटी मोटी जो स्ट्रेटजी है वो दो प्रकार की स्ट्रेटजी होती है। एक को हम कहते हैं मिटिगेशन यानी शमन करना, वो कारकों का जिनके कारण कि क्लाइमेट चेंज हुआ है हम उनका शमन करें। और दूसरा, जहाँ एडेप्टेशन की होना है, जैसे कि तापमान बढ़ गया है, पानी की कमी है, सूखा आ रहा है, तो हमको ऐसे पौधों को विकसित करना है, ऐसी वेराइटीज़ को डेवलप करना है जो ऐसी परिस्थिति में अपने आप को अडेप्ट कर सके। तो जो नई तकनीक और जो किसानों ने पुरानी चली उसी में थोड़ा सा परिवर्तन करके हम लोग इस मिटिगेशन और एडेप्टेशन को दोनों को हम लोग डील करते हैं। इसमें सबसे पहले किसान भाई जानते हैं कि खेती में खेत तैयार करने के लिए जो विधियाँ होती है उसमें एक अनुशंसा की जाती है कि आप गहरी जुताई करें। जी। गहरी जुताई करने से क्या होता है कि जो हमारी काली मिट्टी है उसकी कड़ी जो परत है वो टूट जाती है, पानी का अवशोषण आदि का होता है, और जितने भी कीट आदि के जो अंडे वगैरह होते हैं ये सब भी गर्मी में चूँकि करते हैं 40, 42, 45 डिग्री का तापमान रहता है, तो ये सभी जो बायोटिक फैक्टर्स ये नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इसका एक दुष्परिणाम भी होता है। यदि हम बहुत बार बार इसको यदि हम करते हैं तो आप जानते हैं कि जो ज़मीन में जो सबसे जो उत्पादन या उपजाऊपन बनाए रखने के लिए जो चीज़ आवश्यक है
वो है जैविक कार्बन, जिसको हम जीवाश्म कहते हैं। यदि हम बहुत ज़्यादा जुताई करेंगे तो अधिक तापमान पे ये इसका ऑक्सीडेशन होता है और ये जल जाता है और लगातार फिर जीवाश्म की कमी आती है। इसलिए जो अब अनुशंसा जो आ रही है और जो वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए हैं कि हमको मिनिमम टिलेज यानी न्यूनतम जुताई के पर भी अपनी खेती को लाना पड़ेगा। इसी को तारतम्य रखते हुए आपने मालूम होगा हमारे किसान भाइयों को कि जबलपुर में सिमेट एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था, वहाँ पर एक संस्थान है बोरलॉग इंस्टीट्यूट ऑफ इसका एग्रीकल्चर का। वहाँ पे ये जुताई वाली खेती नहीं होती, वहाँ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर होता है। जो पुरानी फसल है उसको काटा और उसके जो अवशेष हैं वो 30% वही उसी में खेत में पड़े रहते हैं और अगली फसल को अच्छे यंत्रों के द्वारा, विकसित यंत्रों के द्वारा बो दिया जाता है। दूसरी जो तकनीक है कि किसान भाइयों को कभी विशेष रूप से जब सोयाबीन की हम बात करें तो पिछले 10-15 साल से कुछ एक किस्में जैसे JS हमारी 9560 है, JS 9305 है, इन वेराइटियों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। किसान इसको पसंद भी करते हैं, लेकिन मौसम परिवर्तन के कारण अब इनमें जो रेजिस्टेंस था, इनमें जो टॉलरेंस थी वो अब ख़त्म हो गई है। तो किसान को अब ये चाहिए वो कितने भी रकबा सोयाबीन का बो रहे हैं उसमें कम से कम 3 से 4 नई वेराइटियों का वो उपयोग करें। हमारे मध्य प्रदेश में जो 2 कृषि विश्वविद्यालय हैं, राजमाता सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, इनके द्वारा जो नई किस्में विकसित की गई हैं उनका हमको हमारे किसान भाइयों को प्रयोग करना चाहिए और हर किसान भाई को कम से कम 2-3 नई किस्मों का अवश्य प्रयोग करना चाहिए। और वो किस्में भी इस प्रकार की हों कि कुछ शीघ्र पकने वाली हों, कुछ मध्यम पकने वाली हों और कुछ दीर्घ उसमें पकने वाली हों, जिससे वो मौसम के सहनशील हो सके। मौसम के बिल्कुल सहनशील, मौसम के ऐसी कोई अनुरूप। वैरायटी के बारे में सर अगर आप बताएं हमारे हाँ, किसान भाइयों को। जैसे हम बताना चाहेंगे कि हमारे जो राजमाता सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, उन्होंने अभी हाल ही में 2-3 वैरायटीज़ डेवलप की हैं। जैसे RVS 24 है जी, RVS 18 है। इसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने JS 20-116, 20-98, 20-29 इन सब का किया है। उनमें से 20-12 और 20-16 ये इसी साल अनुमोदित हुई हैं और शीघ्र ही किसानों को इन वेराइटियों का बीज भी उनकी संस्थाओं के द्वारा, जो सरकारी संस्थाएं हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हमारे राज्य में है, उनके माध्यम से उनको मिलना सुनिश्चित हो जाए। बिल्कुल। अब सर अभी ये जो समय चल रहा है, जी। किसान भाई अभी अपने खेतों की तैयारी में लगे ही हुए हैं, तो अभी इस समय हमारे किसान भाइयों को क्या करना चाहिए, प्राथमिकता किस रूप से देनी चाहिए, उसके बारे में बताइए प्लीज। किसान भाइयों को सबसे पहली प्राथमिकता अपने खेत की तैयारी के उपरांत जी। उनको बीज अपना सुनिश्चित कर ले। जो भी बीज, जो वैरायटी वो बो रहे हैं उसको एक बार उगा के देख ले। यदि वो प्रमाणित बीज भी ला रहे हैं, क्योंकि प्रमाणित बीज भी उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, उन सब में उसका जर्मिनेशन लॉस हो सकता है। इसलिए आप जो भी बीज लेके आ रहे हैं उसको अपने घर पे उगा के देख लें और यदि 70% बीज आपका उग जाता है तो आप मान के चलिए कि वो उत्तम गुणवत्ता का है और उसके आधार पे आप 75 से 80 किलो बीज प्रति हेक्टर का ही इसका उपयोग करें। लाइन से लाइन की दूरी जो है, जो शीघ्र पकने वाली किस्में हैं उसमें आप 15 इंच की रखें और जो देर से पकने वाली हैं या मध्यम पकने वाली हैं उनमें कम से कम 18 इंच का जो कतार से कतार की दूरी है वो रखना सुनिश्चित करें। दूसरी चीज़ है कि जब हम फसल लगा रहे हैं तो फसल लगाने से पहले बीज का आपने चुनाव कर लिए, बीज का उपचार करना बहुत ज़रूरी है। जो मौसम परिवर्तन के कारण जो हमारे बायोटिक फैक्टर्स है, फफूंद आदि जो हमारे खेतों में होती है उसके कारण पौधों का संख्या कम हो जाती है, अतः बीज का उपचार करना बहुत ज़रूरी है। बीज के उपचार करने के लिए जो हमारी परंपरागत जो दवाइयाँ थी उसमें थायरम और कार्बनडाइजिम का प्रयोग किया जाता था। अब कुछ नए मॉलिक्यूल्स भी आ गए, उसमें एजॉक्सिस्ट्रोबिन, थायोमेथैक्साम, इनका भी आपको प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि कुछ समय से ये देखा गया है कि सोयाबीन में वायरस, पीला वायरस नाम का एक बीमारी आती है जो कि एक सफ़ेद मक्खी से फैलती है और उस मक्खी को रोकने के लिए उचित ये होगा कि जब हम बीज बो रहे हैं, बीज उपचार करते समय उसको थायोमेथॉक्सम से यदि हम ट्रीट कर देते हैं तो बीज सफ़ेद मक्खी का प्रकोप कम हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जब आपने ये सब कर लिया, फिर आपको बोनी के यंत्र है। बोनी के यंत्र में सबसे बेहतर जो है काली मिट्टी के लिए वो है कि जो उठी हुई क्यारी, जिसको हम रेस्ड बेड सिस्टम कहते हैं, कि 2 क्यारी बनती है और 2 क्यारियों के बीच में 2 नालियाँ बन जाती है। उसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि यदि अधिक वर्षा हो रही है तो उन नालियों के माध्यम से अधिक पानी आपके खेत से बाहर चला जाएगा और यदि पानी कम है तो उन नालियों में पानी भरा रहेगा, इन सीटू मॉइस्चर कंजर्वेशन होगा और आपकी फसल को पानी की कमी से जूझना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, विषय बहुत ही बड़ा है, लेकिन आपने संक्षेप में बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी। आपने अच्छी वैरायटी के बारे में बताया और इस समय जो करना है वो भी बताया। अब चलते चलते सर संक्षेप में एक सुझाव जो आप किसान भाइयों को देना चाहें।
किसान भाइयों को हम ये सुझाव देना चाहेंगे कि किसान भाइयों, सोयाबीन की जो उत्पादकता में कमी आ रही है, मौसम परिवर्तन अपनी जगह है, लेकिन उसका पोषण होना भी बहुत आवश्यक है। चूँकि आप ये देखते हैं कि ये तिलहनी फसल है, तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के अलावा सल्फर की इसमें आपको प्रयोग करना चाहिए। और प्रति वर्ष आपको 2 से 2.5 टन वर्मी कंपोस्ट करें, या आपके पास गोबर की खाद है तो 5 टन प्रति हेक्टेयर इसका उपयोग जरूर करें। और इस बात का यह ध्यान रखें कि सूक्ष्म तत्व यदि आपके मृदा परीक्षण में कम पाए गए हैं तो उनका उपयोग आप जरूर करें। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे किसान भाइयों को दी है और बहुत संक्षेप में बहुत ही अच्छी जानकारी यहां पे आपको मिली है। उम्मीद है कि इस कार्यक्रम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किसान भाइयों, यहाँ पे हमने जाना है कि किस प्रकार से आप सोयाबीन का उत्पादन बढ़ा सकते हैं, वो भी नई नई वैज्ञानिक तकनीक से। लेकिन अभी समय हो चला है कृषि जगत से जुड़ी हुई खबरों को जानने का, तो आइए एक नज़र डालते हैं खबरें खेती की पर। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। आइए पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। किसान भाग्य विधाता भी है। प्रदेश की गौशालाओं में गौवंश, हल्दी की खेती और करेले की उन्नत किस्में। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि किसान अन्नदाता ही नहीं, भारत का भाग्य विधाता भी है। किसान के बेटों ने सीमाओं की रक्षा की है। भारत को ताकतवर बनाने के लिए किसानों को ताकतवर बनाना होगा। चाहे स्वतंत्रता की लड़ाई हो, वर्ष 1857 का संग्राम हो, चंपारण का सत्याग्रह हो या गुजरात की बारडोली का आंदोलन हो, किसानों ने अंग्रेजों की चूल्हे हिला दिए। मध्य प्रदेश में इस किसान कल्याण महाकुंभ में किसानों की बड़ी संख्या में उपस्थिति हर्षित करने वाली है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में विकास और किसान, गरीब, बेटियों आदि सभी के लिए करिश्माई कार्य कर रहे हैं। वे जनता के लिए तहे दिल से काम कर रहे हैं। जनता उन्हें कितना अधिक प्यार करती है ये मैं देख रहा हूँ। रक्षा मंत्री श्री सिंह राजगढ़ जिले में किसान कल्याण महाकुंभ को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में राज्य सरकार 4,000 रुपए के स्थान पर अब 6,000 रुपए की राशि प्रतिवर्ष किसानों को प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए प्राप्त होते हैं। इस प्रकार अब किसानों को मिलने वाली ये राशि 12,000 रुपए वार्षिक हो जाएगी। इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री सिंह और मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सिंगल क्लिक से मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना 2023 में 11 लाख किसानों के खाते में 2,123 करोड़, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 44,49,000 किसान के खातों में 2,900 करोड़, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 70,61,000 किसान के खाते में 1,400 करोड़, इस प्रकार 6,223 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की। गौ संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी ने बताया कि मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना में अब तक पंजीकृत 1,170 गौशालाएं में 1,03,000 गौवंश का पालन किया जा रहा है। योजना में निर्मित सभी गौशालाएं सर्व सुविधा युक्त है। इनमें गायों के शेड के साथ बछड़ों के लिए अलग अलग शेड की व्यवस्था की गई है। बीमार गौवंश को सुविधा युक्त वातावरण में रखा जाता है। गौशालाओं में चारा काटने की मशीन, ओवरहेड टैंक, सबमर्सिबल पंप और बोर के लिए 1,60,000 रुपए प्रति गौशाला के मान से सभी गौशालाओं को अनुदान भी दिया गया है। वर्ष 2022-23 में प्रदेश की 1,797 शासकीय और अशासकीय गौशालाओं के गौवंश के लिए 202 करोड़ 33 लाख की राशि जिला गौपालन एवं पशुधन संवर्धन समितियों के माध्यम से प्रदान की गई है। सभी निर्मित गौशालाओं में संबंधित विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा 30 करोड़ 23 लाख 38 हजार की लागत से विद्युतीकरण का कार्य पूरा कराया जा चुका है। गौवंश के चारे भूसे की व्यवस्था के लिए प्रत्येक गौशाला के साथ 5 एकड़ का चारागाह भी निर्मित कराया गया है। चारागाह मनरेगा के माध्यम से संचालित है। प्रदेश की लगभग 3 लाख निराश्रित गौवंश को आश्रय देने के लिए आरंभ मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना में गौशालाओं का निर्माण सतत जारी है। अन्य 363
पंचायतों में गौशालाओं के अधोसंरचना का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। पंचायतों द्वारा विद्युतीकरण कार्य पूर्ण करने के बाद इन गौशालाओं का संचालन प्रारंभ हो जाएगा। किसान अगर हल्दी की खेती वैज्ञानिक विधि से करे तो काफी अधिक लाभ कमा सकते हैं। इसके लिए खेत में 2 से 3 बार गहरी जुताई कर बखर चलाकर पाटा लगाए और क्यारियां बनाकर हल्दी की बुआई करें। हल्दी की बुआई का सही समय जून से जुलाई माह तक होता है। इसके लिए 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के मान से हल्दी के बीज कंदों को डाइथेन M45 दवा से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर उपचारित कर ले। हल्दी से बुआई के लिए कतार से कतार की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर एवं कण से कण की दूरी 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए तथा उर्वरक के लिए गोबर की खाद 250 किलोग्राम, नाइट्रोजन 175 किलो, स्फूर 60 किलो और पोटाश 120 किलो प्रति हेक्टेयर के मान से डालें। करेले को सब्जी के साथ साथ दवा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। करेले की मुख्य 3 प्रजातियां हैं जो अलग अलग अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित की गई है, जिसमें एक है पूसा, 2 मौसमी। ये किस्म अधिक उपज देने वाली है। इसका फल मध्यम, मोटा, हरा और 7 से 8 सेंटीमीटर लंबा होता है। 55 दिन में ये फल देने वाली ये किस्म जायद खरीफ दोनों मौसम के लिए अच्छी है। दूसरी है कोयम्बटूर लौंग। ये किस्म अधिक उपज देने वाली तथा अधिक फैलने वाली है। फल 20 से 25 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। फल अधिकतर मुलायम और सफ़ेद रंग के होते हैं। खरीफ की फसल की उपज अधिक मिलती है। कल्याणपुरी 12मासी ये किस्म भी अच्छी उपज देने वाली होती है। तो किसान भाइयों, आज की खबरें खेती में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। आज के अंक में हमने ये जाना कि मौसम में, जलवायु में परिवर्तन की वजह से किस प्रकार से हमारी कृषि जो है वो प्रभावित हो रही है और साथ ही आप किस प्रकार से उत्पादन भी बढ़ा सकते हैं और अच्छी अच्छी वैरायटीज़ के बारे में जाना, वैज्ञानिक तकनीकों के बारे में जाना। उम्मीद है कि आज का हमारा कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी। दीजिए अनुमति। नमस्कार।